हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनमें पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहे एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपीसीएनईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आरयूएचएस, या फिर एमपीपीएनएसटी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनको प्रॉपरली जो भी कंसेप्ट वगैरह लगा है वो सब आपको बताया जाएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो बताई जाएगी। और अगर फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या फिर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एक क्वेश्चन दिया गया है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनोमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है, जैसे टेक्स्ट आप में से सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की होगी। ठीक है, कि जो टेक्सोनोमी में जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप देखिए कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनोमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है कि जो स्पीसीज से जब भी हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे इसके ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहे हैं कि डिक्रीज होंगे, या फिर इंक्रीज होंगे, या सेम रहेंगे, या इंक्रीज होंगे, या डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, ठीक है, स्पीसीज से जैसे ही हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, उसके बाद जो है वो हमें फैमिली देखने को मिलती है, ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्लासेस देखने को मिलती हैं, फाइलम और डिवीज़न देखने को मिलता है, और फिर लास्ट में किंगडम आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सभी जो हैं वो कम होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला है। ठीक है, कि जो मतलब जो भी ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये आपको देखने को मिलेगा जो एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है उसमें जो टेक्सोनोमी से रिलेटेड जो चैप्टर दिया गया है उसमें आपको ये जो कंसेप्ट है वो मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो बॉटनिकल नेम है किसका, मैंगो का। ठीक है, तो जो मैग्नीफेरा इंडिका है, ठीक है, उसके अलावा ट्राइटिकम एस्टिकम, दोनों ही जो हैं वो अलग अलग स्पीसीज़ के हैं लेकिन दोनों ही सेम टेक्सोनोमिक जो प्लांट कैटेगरी है, जैसे दोनों ही एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला होगा कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जब भी हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कम होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दिया गया ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। ठीक है, इसमें बात की गई है यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जिनमें जो क्लियर न्यूक्लियस है वो बेसिकली प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है वो बात की जा रही है, और वो कैसे होने चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो वो यूकैरियोटिक होने चाहिए, मतलब उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा वो यूनिसेल्युलर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मोनेरा जो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में वो जो है वो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो प्रोटेस्टा होगा। ठीक है, प्रोटेस्टा, ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लास 11th एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो मतलब किंगडम से रिलेटेड जो टॉपिक दिया गया है तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटेस्टा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आगे जो हम क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे उनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। जैसे कि जो भी यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो सभी प्रोटेस्टा किंगडम जो है उससे बिलोंग
बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो, अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो आर.एच. विटेकर के द्वारा किंगडम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है। मतलब जितने भी टोटल ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें क्या क्या थे। सबसे पहले मोनेरा था, मोनेरा में प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म है वो थे। उसके अलावा जो है वो बेसिकली प्रोटेस्टा थे, फंजाई थी, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। तो इस तरीके से आर.एच. विटेकर ने जब पूरे एनिमल्स को, जो सभी ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया था, तो टोटल जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिनको हम 5 किंगडम्स के नाम से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, इसका आंसर है प्रोटेस्टा, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके नाम से भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप सभी को पता है कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसका आंसर एल्गी होगा, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो ऐसा सोच रहे हैं कि इसका आंसर एल्गी होगा, तो वो सभी गलत हैं, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और वो जो है वो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आता है। मतलब जो साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है आपको देखने को मिल रहा है कि बाकी जो इसमें आंसर्स दिए गए हैं, जैसे प्रोटेस्टा है, तो प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आता है, मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा जो प्लांटी है उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एल्गी जो है उसमें भी होता है। तो इसका आंसर जो है वो मोनेरा होगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है कि जो साइनोबैक्टीरिया उसको हम, उसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, लेकिन वो एल्गी की कैटेगरीज में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि आप 4th नंबर पर क्वेश्चन देखिए कि इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विद सीरियल रिप्लेशंस ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब इसमें क्या दिया गया है कि जैसे कुछ एनिमल ग्रुप्स हैं जिनमें जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। और इस तरीके से होती है कि कुछ ना कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं उनके सीरियल रिपीटेशन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसको हम क्या कहते हैं। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि सेगमेंटेशन दिया गया है, मेटाजेनेसिस दिया गया है, मेटामेरिज्म दिया गया है और मेटामॉर्फोसिस दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेटामेरिज्म, ठीक है। अब इस तरीके का जो एनिमल होता है जिसमें जो बॉडी है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है और जो ऑर्गेनिज्म है उनके सीरियल रिपीटेशन होते हैं। तो ये आपको इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल जो है वो है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म में इस तरीके का जो पैटर्न है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली भी डिवाइडेड रहती है, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम मेनली मेटामेरिज्म के नाम से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस जो 4th नंबर का या 124 नंबर का जो आंसर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आंसर जो है वो बी यानी मेटामेरिज्म है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए कि इसका एग्जाम्पल जो है वो अर्थवॉर्म है, क्वेश्चंस में कभी ना कभी जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलती है फ्रॉग में, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कि जो 125 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन्स फ्रॉम, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ी गलत है तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं हो, हम इसको 5 नंबर कंसिडर करके चलेंगे कि प्लांट्स सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, मतलब जो प्लांट्स हैं वो प्रोटीन को कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है। बहुत से जिनके बेसिक कंसेप्ट देखो क्लियर है ना, तो उनको ये इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली दिखाई देगा। प्रोटीन स्टार्च से तो बनता नहीं है, ठीक है, शुगर से बनेगा नहीं, फैटी एसिड से बनेगा नहीं, तो आंसर तो इसका क्लियर है बिल्कुल। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके थोड़े से भी अगर कंसेप्ट क्लियर है और आपको बेसिक नॉलेज है तब भी आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। आपको पता होगा कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स जो हैं उनसी से मिलकर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो जो प्लांट किंगडम है उसका एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। जैसे 6th नंबर पर अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन्ड फर्स्ट विथ सैफरीन एंड देन विथ फास्ट ग्रीन
Following the usual schedule of double staining for the preparation of a permanent slide, what would be color of the stained xylem and phloem? ठीक है, आपको पता है xylem जो प्लांट में होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, और जो मतलब दो कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है, कि जो प्लांट में जो भी वाटर वगैरह का ट्रांसपोर्ट है वो xylem करता है, और जो फूड और मिनरल्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? phloem करता है, ठीक है। तो ये जो दो हैं वो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, जो ट्रांसपोर्टिंग जो सोर्स होते हैं प्लांट में, जो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेनली क्या दिया गया है कि जैसे आपने किसी प्लांट की स्टेम जो है उसका ट्रांसफर सेक्शन किया, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन मतलब आपने उसको जो है वो परपेंडिकुलरली काटा, ठीक है, तो उसको फिर क्या किया जाए कि जो सेफ्रीन जो एक डाई है उससे स्टेंड किया जाए, उसके बाद फास्ट ग्रीन जो डाई है उससे स्टेंड किया जाए, तो जो बाद में हमें xylem और phloem में जो कलर देखने को मिलेगा तो वो कौन सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे द फास्ट ग्रीन, जो फास्ट ग्रीन है वो हमें ब्राइट ग्रीन कलर देती है, ठीक है। जब भी हम उसको बॉडी मतलब किसी भी प्लांट सेल या फिर जो भी सेल्स वगैरह हैं उनमें स्टेंड करते हैं तो वो हमें ब्राइट ग्रीन कलर देती है, और जबकि अगर हम बात करते हैं तो सेफ्रीन जो है वो रेड कलर देती है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे सेफ्रीन जो है वो बेसिकली क्या करेगी कि हमें जो है वो रेड कलर देती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्टेन्ड xylem एंड phloem, तो देखिए सबसे पहले xylem जो है उसका कलर जो रेड होगा, ठीक है, और जो phloem है उसका कलर होगा जो फास्ट ग्रीन है वो होगा, ठीक है। क्योंकि मेन बात ये है कि सेफ्रीन स्टेन्स आर रेड फॉर xylem एंड फास्ट ग्रीन स्टेन ग्रीन फॉर phloem बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सेफ्रीन स्टेन आर, जो सेफ्रीन स्टेन्स है वो बेसिकली जाइलम जो है उसको क्या करेंगी? स्टेंड करेंगी, और जो फास्ट ग्रीन है वो बेसिकली phloem को क्या करेगा? स्टेंड करेगा। तो जो जाइलम का कलर हमें रेड देखने को मिलेगा और जो ग्रीन कलर है वो हमें phloem के लिए देखने को मिलेगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। जो बॉडी में हमारे में लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में जो इनर लाइनिंग होती है, मतलब जैसे ब्लड वेसल्स दी गई हैं तो उनके अंदर जो उनकी इनर लाइनिंग है उसमें हमें कौन से टाइप की सेल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको पता होगा कि जब भी हमारी बॉडी में जो अंदर जो भी लार्ज ब्लड वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग हमेशा जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम्स के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स हैं उन्हीं के द्वारा हमेशा प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी वाला है, ठीक है। जैसे मैं जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से रिलेटेड एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो सेल्स जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, पतली होती हैं और साथ ही साथ फ्लैट होती हैं, और इसी तरीके की आपको ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो मेनली हमें ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में देखने को मिलती है, और कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? जैसे लंग्स में देखने को मिलेंगी, एल्वोलाई में देखने को मिलेंगी, ईसोफेगस में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा माउथ और चीक्स की जो इनर लाइनिंग है उसमें भी हमें जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन के बारे में। ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट सीड ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ ममेलियन एरिथ्रोसाइट्स इज, ठीक है। तो इसमें दो जो सेल्स हैं उनको कंपेयर किया गया है और पूछा गया है कि इन दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। जैसे प्लांट ट्यूब जो ट्यूब सेल्स है बेसिकली, और ममेलियन एरिथ्रोसाइट। ममेलियन एरिथ्रोसाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी सिर्फ यही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ममेलियन एरिथ्रोसाइट्स को हम दूसरे नाम से क्या कंसीडर करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ममेलियन एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स की सबसे खास बात जो आप सभी को इसमें देखने को मिल रही होगी, आप अगर आपको आरबीसीज की अगर बेसिक नॉलेज भी है तो आपको ऑप्शन जो है उनमें आंसर अपना मिल गया होगा कि जो आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जो मैच्योर्ड आरबीसीज हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है,
होता है, ठीक है। और यही जो कैटेगरी है वो प्लांट सीप ट्यूब सेल्स की है, कि जो प्लांट सीप ट्यूब सेल्स हैं उनमें भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फोर्थ वाला है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि आरबीसीज में एनर्जी तो होती ही है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट रहता है आरबीसीज में, तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 9 नंबर में क्या दिया गया है कि इट इज़ सेड दैट एलिमेंटल कंपोज इट इज़ सेड 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि इट इज़ सेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ inanimate objects like earth crust are similar in the sense that all the major elements are present in both, then what would be the difference between these two groups, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेनली क्या कहा गया है, इट इज़ सेड दैट, इस बुक में मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंटल कंपोजिशंस हैं, मतलब जो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो सिमिलर प्रेजेंट हैं, ठीक है। in the sense that all the major elements are present in both, then what would be the difference between these two groups, ठीक है। मतलब इनमें ऐसा कहा जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सभी प्रेजेंट हैं, तो डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को जो है वो करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड इन देम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। क्या आपको ये सही लग रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें गोल्ड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोल्ड कंपेयरिंग का है ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें अंदर गोल्ड थोड़ी ना प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो भी गलत है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सभी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी वाला है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आंसर भी गलत है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम कैल्शियम को कंपेयर करें तो कैल्शियम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जो कैल्शियम है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, जो 10th नंबर का क्वेश्चन है कि मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, 2n में अगर मियोसिस होती है, तो मियोसिस आप सभी को पता होगा कि जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली गैमेट्स का प्रोडक्शन जो भी होता है तो वो किसका रिजल्ट होता है, मियोसिस का होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मेनली मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन, तो मियोसिस जब भी आपको देखने को मिलती है, जैसे मियोसिस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूं कि 2 सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है, ठीक है। एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस, ठीक है। जो माइटोसिस है उससे क्या होता है कि जो सेल है वो 4 नंबर में डिवाइड होती है, ठीक है। और जबकि मियोसिस में जो है, सबसे पहले आप 10th नंबर पर देखिए कि मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहे हैं 4 ऑप्शंस की, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, रिडक्शन इन द नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस, ऑल द एबव। तो आप सभी को पता होगा कि जो मियोसिस है, मियोसिस जब भी किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यानी 2n में होती है तो वो क्या करती है, गैमीट का प्रोडक्शन करती है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो भी सही है। उसके बाद जो नंबर्स का रिडक्शन, क्योंकि वो जो है वो क्या करती है, मियोसिस जो है वो किसी भी सेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि नंबर जो है वो भी कम होता है और वेरिएशंस जो हैं वो भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑल द एबव है, क्योंकि मियोसिस ये सभी जो जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। मियोसिस के बारे में मैं आपको एक बार और बता दूं कि मियोसिस जो है वो, जैसे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के नंबर्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए अब मियोसिस प्रोसेस जो है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मियोसिस जो है वो क्या करती है कि गैमीट सेल्स को प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो वेरिएशंस जो हैं वो भी प्रोड्यूस करती है सेल में, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो आपको 11th नंबर का क्वेश्चन है। 11th नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो क्या होती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव और एक्टिव प्रोसेस क्या होती है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखें कि एक्टिव प्रोसेस वो होती है जिसमें हम एनर्जी एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ में लगाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी चीज़ हमको पुल करनी है या फिर किसी भी चीज़ को होल्ड करना है तो हमें उसमें एनर्जी लगानी होती है। ठीक है, तो जब भी कहीं पर भी हम जब एनर्जी लगाते हैं तो उस प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है, और जो प्रोसेस अपने आप हो रही होती है तो उसको बेसिकली पैसिव प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि जो ऑस्मोसिस है वो एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, और पैसिव प्रोसेस मतलब वहाँ पर कोई भी एनर्जी की जो ज़रूरत है वो नहीं है। ठीक है, तो वाटर अगर फ्लो करता है तो वो डिपेंड करेगा कि मतलब जो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज़मीन पर पानी फैला दिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर की ज़मीन है उससे नीचे की तरफ पानी जो है वो मूव करता है। ठीक है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से जो पानी है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसमें जब भी ऐसा होता है तो क्या कोई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑस्मोसिस जो है वो बेसिकली एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि जिसमें एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट हमें हो। ठीक है, तो अब देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि जैसे इसमें पूछा गया है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस के ही हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का टाइप है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम, तो ये बात भी सही है। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन की ये एक्टिव प्रोसेस है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक चीज़ बहुत याद अच्छे से रखिए कि जो ऑस्मोसिस है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो जो है वो पैसिव प्रोसेस है और रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया जा रहा है कि विच वन ऑफ द, आपको जो 12th नंबर का क्वेश्चन है, यानी इसमें थोड़ी नंबरिंग गलत है तो आप देख सकते हो कि जो 12th यानी 132 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। अब सबसे पहले देखिए कि जैसे दो टाइप के हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, एक होता है एसेंशियल एलिमेंट, एक होता है नॉन एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट, तो इसमें पूछा गया है कि एसेंशियल एलिमेंट्स का ऐसा कौन सा वर्क है जो एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं करते, बीइंग अ कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स उनका तो पार्ट ही होंगे। ठीक है, changing the chemistry of soil being a structural component of energy related chemical compound, activation और inhibition of enzyme, तो इसका जो आंसर होगा वो मेनली बी वाला होगा, क्योंकि बी वाला आपको देखने से ही लग रहा है कि जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स या फिर जो एसेंशियल एलिमेंट का कोई भी रोल नहीं है कि वो सोइल की केमिस्ट्री जो है वो चेंज करें। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो बी, क्योंकि इसमें हमें गलत जो है वो टिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो 133 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए कि विच मेटल आयन इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल आपको पता होगा कि जैसे प्लांट में जो लीव्स हैं यानी जो पत्ती हैं उनका जो ग्रीन कलर है, ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स से इसमें गलती हो जाती है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोरोफिल है वो क्या है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो बेसिकली जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं जिनके मतलब मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे कि मैम जो मेनली क्लोरोफिल है क्या, तो क्लोरोफिल आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल है, जैसे जो प्लांट में लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब विच मेटल आयन, तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट रहता है बेसिकली, तो क्लोरोफिल जो है उसमें बेसिकली प्रेजेंट रहता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली क्लोरोफिल जो है उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्यों प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है जो
मतलब प्रेजेंट रहता है लीव्स में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और जो मैग्नीशियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेटल आयन है जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम 134 यानी इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो आपको मिल जाएगा जो न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड जो चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है उसमें, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इथाइलिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है कि इथाइलिन का जो काम है वो क्या होता है, ठीक है। तो इथाइलिन जो है वो एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है, और ये सिंथेसाइज होती है बहुत ही ज़्यादा रेट में प्लांट टिश्यूज़ में, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ में ये बनती है और ये मेनली क्या करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके जो वर्क हैं उनके बारे में पूछा गया है। इथाइलिन के लिए आप एक चीज़ याद रखिए कि ये जो है वो एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है, और इसका मेनली काम होता है कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको राइप करने के लिए, यानी उनको पकाने के लिए, ठीक है। तो जो इथाइलिन है उसका मेनली यूज्ड होता है जो फ्रूट्स हैं उनको पकाने के लिए। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो है 2-3 आपको जो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है कि रिटार्डिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटोज, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इथाइलिन का काम क्या है, टोमेटो जो भी फ्रूट्स हैं या फिर जो भी मतलब वेजिटेबल्स हैं उनको राइपनिंग करने में हेल्प करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद होस्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर होस्टनिंग मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है। और सी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि स्लोइंग डाउन द राइपनिंग ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल्स की राइपनिंग को कम कर देता है। तो ए और बी दोनों आंसर जो है वो गलत है, और अगर ए और बी दोनों गलत है तो डी वाला ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि उसमें बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उसमें सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ए और सी जो है वो दोनों गलत हैं, और अगर ए और सी गलत हैं तो डी वाला ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि उसमें सी ऑप्शन दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है कि इथाइलिन जो है वो क्या करता है, फ्रूट्स की राइपनिंग जो है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें क्या दिया गया है कि द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो जो प्लांट रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग अगर एक साल में 10 से 15 एग्जाम्स होते हैं तो लगभग उनमें 6 से 7 एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछा जाता है, ठीक है, कि जब भी प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में एक्सेप्ट करता है तो वो कौन करता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर जो है वो ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन जो है वो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये जो आपको जिन भी स्टूडेंट को इसको डिटेल में पढ़ना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं जो प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको एक बार जो है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप अभी इसका आंसर समझ लीजिए कि जो प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो 136 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई अमंग फॉलोइंग। इंटेस्टाइनल विलाई आपको पता होगी, जो इंटेस्टाइन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आपको पता होगा कि जैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो फूड का एब्जॉर्प्शन के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं, विलाई। विलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है और जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया, सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई अमंग फॉलोइंग, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइनल विलाई से रिलेटेड कौन सी चीज़ इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस पढ़िए, क्योंकि ऑप्शन से ही आपको समझ में आएगा कि इसमें ऑप्शन से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें आखिर गलत चीज़ कौन सी दी गई, ठीक है। दे पजेस माइक्रोविलाई, तो जो विलाइज हैं उनमें माइक्रोविलाइज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो बिल्कुल प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि विलाइज जो हैं उसके अंदर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऑब्वियसली वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है तभी तो फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो पाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, ठीक है।
थर्ड दिया गया दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड द लैक्टिशियल वेसल्स, बिल्कुल तभी तो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, फूड से जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो तभी तो कैपिलरीज और जो लैक्टिशियस वेसल्स हैं उनमें जाते हैं। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विलाई का जो काम होता है वो होता है फूड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जो फूड सब्सटेंस हम जो भी खाते हैं तो वो अल्टीमेट जो एब्जॉर्ब होते हैं तो वो इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि इसमें हमें गलत चुनना है तो लास्ट वाला इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 137 जो है 137 जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें मेनली 137 जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें मेनली बोला गया है कि रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज, मतलब जो इंसेक्ट हैं, जैसे जो इंसेक्टा ग्रुप है उसमें जो रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है तो उसको हम डायरेक्ट क्यों कहते हैं, कि मतलब जो डायरेक्ट जो बोला जाता है तो वो क्यों बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो इसमें दिया गया है कि जैसे आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी होगी जब भी आप जो मतलब कॉकरोच पढ़ोगे, जैसे आप कॉकरोच का जो कंसेप्ट दिया गया है जो एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक में, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जब भी आप कॉकरोच पढ़ोगे तो उसके रेस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। तो कॉकरोच जो है उसमें जब भी रेस्पायरेशन होता है तो उसमें जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है बेसिकली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कॉकरोच है उसमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है, ठीक है। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो है वो बेसिकली कॉकरोच में प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले देखिए कि जो इंसेक्ट में जो भी रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपने कॉकरोच का जब आप रेस्पायरेटरी ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि जो भी मतलब रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो एक पूरा सीरीज में प्रेजेंट है, ठीक है। इंसेक्ट जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो भी ट्रैकियास वगैरह हैं, जो इंटरनल एयर ट्यूब्स वगैरह हैं, वो पूरे के पूरे बहुत ही फाइन ब्रांचेस जो हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ट्यूब से होता है, ठीक है, क्योंकि इतना वेल डिफाइंड ऑर्गन जो है वो बेसिकली कॉकरोच में नहीं प्रेजेंट होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो डायरेक्ट होता है, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है कि द सेल एक्सचेंज ऑक्सीजन और CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स, ठीक है। मतलब जो डायरेक्ट एयर और ट्यूब के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो बिल्कुल डायरेक्टली होता है, इसीलिए जो इंसेक्ट में रेस्पायरेशन होता है उसको डायरेक्ट रेस्पायरेशन के नाम से कंसीडर्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो 138 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी, ठीक है। फेगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब है कि जो सेल्स दूसरे को मार खा जाएं, ठीक है। मतलब जो भी बॉडी में क्या होता है कि जब भी कोई सेल जो है वो सड़ जाती है या फिर गल जाती है तो दूसरी सेल आकर उसको पूरी तरीके से खा जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। और ऐसी जो एक्टिविटी होती है उसी को फेगोसाइटिक एक्टिविटी के नाम से कंसीडर किया जाता है। हमारी बॉडी में बहुत ही अलग अलग टाइप की फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी, मतलब ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ऑप्शन, जिन स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने इम्यूनिटी थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो उनको बेसिक कंसेप्ट पता होंगे कि जैसे मोनोसाइट जो है वो इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। जो मोनोसाइट है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स भी करती हैं, मैक्रोफेजेस भी करती हैं, ठीक है। अब करता कौन नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सेल के टाइप हैं बेजोफिल्स जो हैं वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि बेजोफिल्स जो हैं उनमें क्या होता है सबसे पहले कि उनमें लार्ज वेसोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बेजोफिल्स जो हैं वो फेगोसाइटिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म नहीं करती। तो इसका जो आंसर है वो 138 का जो आंसर है वो C यानी बेजोफिल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे द फॉलोइंग
उसके बाद हम बात करेंगे जो, ये थोड़ा सा गलती हो रही है इसमें, हाँ, जो 139 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक फ्रॉम अमंग ऑफ देम। ठीक है, ये जो आपने देखा होगा कि जो क्लास 11th एनसीईआरटी में जो एक्सक्रिएशन जो चैप्टर दिया गया है, एक्सक्रिएशन चैप्टर, जैसे एक्सक्रिएशन जो प्रोसेस है वो आपको पता होगी कि बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको जब बॉडी से रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन के नाम से कंसीडर्ड किया जाता है। ठीक है, और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के नाम से कंसीडर्ड किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में जो है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इन सभी में जो सबसे कम टॉक्सिक है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे टॉक्सिक है, आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए कि इन सभी में जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला होगा, क्योंकि यूरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अमोनिया भी टॉक्सिक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो तो टॉक्सिक गैसेस जो है उन्हीं की कैटेगरीज में आता है। तो यूरिक एसिड जो है वो इसका जो आंसर है वो है। ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो क्या होता है मतलब टॉक्सिसिटी की रेंज में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जैसे 140 यानी 140 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिब्स आर अटैच्ड टू। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो रिब्स आर अटैच्ड टू, तो बहुत से स्टूडेंट्स जिनको मतलब थोड़ा सा भी बेसिक कंसेप्ट है तो उनका ये क्वेश्चन बहुत सही होगा कि रिब्स किससे अटैच होती हैं, स्कैपुला से अटैच्ड होती हैं क्या रिब्स, या क्लेविकल से अटैच्ड होती हैं, या स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, या फिर इलियम से अटैच्ड होती हैं। इलियम से अटैच्ड होंगी क्या? अगर आपने रिब्स जो ह्यूमन रिब्स हैं उनको अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो रिब्स जो हैं वो किससे अटैच्ड होती हैं बेसिकली। ठीक है, स्कैपुला से अरेंज होती हैं क्या? स्कैपुला जो है वो हमारी बॉडी में पीछे जो है एक बोन है जिसको हम मतलब बॉडी के बैक साइड में जो शोल्डर है वहाँ पर बेसिकली बोन है, उसी को बेसिकली स्कैपुला के नाम से कंसीडर किया जाता है। जो क्लेविकल है उसको नेक बोन जो मतलब ये जो ब्यूटी बोन के नाम से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो रिब्स अटैच होती हैं वो स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, क्योंकि इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है तो रिब्स उससे जाकर तो अटैच हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो स्टर्नम है। ठीक है, अब हम 141 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड, मतलब जो केमिकल्स जो बेसिकली सिनेप्टिक जंक्शंस पर रिलीज होते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लास 11th एनसीईआरटी का जो नर्वस सिस्टम का चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शन। सिनेप्टिक जंक्शंस क्या होते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच का वो जंक्शन जिससे क्या होते हैं जो केमिकल्स या फिर जो इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती हैं तो उसी जंक्शन को सिनेप्टिक जंक्शन के नाम से कंसीडर किया जाता है। अब सिनेप्टिक जंक्शन पर कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं? तो क्या उनको हार्मोन्स बोलते हैं? उनको हार्मोन्स नहीं बोलते। हार्मोन्स जो है वो एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके अंदर। ठीक है, एंडोक्राइनल सिस्टम के अंदर जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, तो उनको हार्मोन्स बोला जाता है। जबकि नर्वस सिस्टम में जो सिनेप्टिक जंक्शंस हैं वहाँ पर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है वो लगभग 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट किए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मतलब क्वेश्चंस जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा। ठीक है, उसके अलावा जो मतलब आपका जिस तरीके का रिएक्शंस होंगे उससे हम आगे जो है और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं तो ये सोच रही थी कि जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं कि हम डेली जो है वो लगभग 20-20 क्वेश्चन जो है वो हर सब्जेक्ट के डिस्कस कर लिया करेंगे, जिससे आपको जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चले कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जो भी एक्सप्लेनेशन है जो भी आंसर है वो आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है,
और थैंक यू सो मच।